आप सबको मेरे चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी दास्तान जो मोहब्बत, नफ़रत और इंसानी जज्बात की गहराइयों तक ले जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहिए। मैं आलिया जब जवानी के दहाने पर पहुंची तो अंदर एक बेचैनी सी रहने लगी। हर नई सुबह एक नई तमन्ना लेकर आती। मुझे लड़कों की तवज्जो अच्छी लगती थी। उनकी नज़रों में खुद को देखकर दिल बाग बाग हो जाता। दोस्तों ने कहा भी कि आलिया ये सब मत किया करो, किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगी, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। हंसी मजाक, चहल पहल, ये सब तो जिंदगी के रंग थे। एक दिन की बात है, वालिद साहब शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने कॉलेज जाने के लिए कैब बुला ली। अम्मी ने कहा, बेटा अकेली मत जा, कोई मसला हो गया तो। मैंने उन्हें दिलासा दिया, अम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, संभाल लूंगी। मगर उनकी आंखों में तशवीश थी। मैं कैब में बैठी तो ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। मैंने सोचा सामने वाली सीट पर बैठ जाती हूँ। मेरा ये मामूल नहीं था, पर आज दिल में एक शरारत सी थी। मैंने महसूस किया कि ड्राइवर बार बार शीशे में मेरी तरफ देख रहा है। मुझे अच्छा लगा। मैंने जल्दी पहुंचाने को कहा। वो मुस्कुराया और गाड़ी तेज कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। मैंने पूछा, भाई साहब ये कौन सा रास्ता है? कॉलेज तो इस तरफ नहीं। उसने कहा, मैडम आगे ट्रैफिक जाम है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने किताब खोली और पढ़ने का बहाना कर लिया। 10 मिनट हुए होंगे कि गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुक गई। मैं बाहर देखकर हैरान रह गई। ये तो कॉलेज से बिल्कुल अलग थलग जगह थी। मैंने फौरन ड्राइवर से पूछा, आपने यहाँ क्यों रोका है? मगर वो बगैर कुछ कहे गाड़ी लेकर चल दिया। मैं सड़क किनारे खड़ी थी। दिल थक थक करने लगा। अब क्या होगा? इतने में एक सफ़ेद कार नजर आई। मैंने हाथ हिलाया तो कार रुक गई। एक नौजवान बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम इस सुनसान जगह पर क्यों खड़ी हो? उसने पूछा। मैंने सारा वाकया सुनाया। वो मुस्कुराया, कार में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज पहुंचा देता हूँ। मैंने सोचा खुदा ने भेजा है। मैं कार में बैठ गई। वो गाड़ी चलाने लगा मगर बार बार मेरी तरफ देखता। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन लड़की का ऐसे इलाके में अकेले होना खतरनाक है। मैंने कहा, जल्दी पहुंचा दीजिए, मेरे पीरियड लगे हैं। मगर उसने गाड़ी शहर से बाहर वाले रास्ते पर मोड़ दी। मेरा दिल जोर से धड़का। ये रास्ता तो शहर से बाहर जा रहा है। उसने मेरी तरफ देखा। आज कॉलेज नहीं, आज जिंदगी के कुछ और ही सबक सीखोगी। मैंने चीखना चाहा मगर मेरी आवाज़ गलों में घुट गई। वो एक फार्म हाउस के सामने रुका और मुझे अंदर ले गया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने महसूस किया कि मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। तुमने ये क्या किया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने मेरे बाल पकड़े। आज से तुम मेरी हो, तुम्हें रिहा नहीं करूँगा। मैंने ज़ोर से उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर वो बहुत ताकतवर था। उसने मुझे बिस्तर पर गिराया और मेरे ऊपर आ गया। मैंने हाथ पैर मारे, उसके बाल खींचे मगर वो मुझे काबू करता रहा। रुको, बुरा मत करो, मैंने इल्तिजा की। मगर उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैंने सर हिलाया मगर वो रुकने वाला ना था। फिर उसके हाथ मेरे जिस्म पर फिरने लगे। मैंने मजीद मुज़ाहमत की मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया। एक अजीब सी बेहिसी ने मुझे ढांप लिया। मैंने हार मान ली। जब वो रुका तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरे आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया। डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने उसे देखा। तुम कौन हो? मुझे क्यों उठा लाए? उसने एक गहरी सांस ली। मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा भाई मेरी बहन का कातिल है। मैं हैरान रह गई। मेरा भाई? किस तरह? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से वादा किया था शादी का, फिर उसे छोड़ दिया। वो हामिला थी। शर्म के मारे उसने खुदकुशी कर ली। मुझे यकीन नहीं आया। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। कर चुका है। उसकी आवाज़ में गम और गुस्सा था। मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ लाया ताकि तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूं जैसे उसने मेरी बहन की तबाह की थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। गुस्से के पीछे गहरा दर्द था। मैंने कहा, मेरे भाई ने जो किया वो गलत था, मगर क्या तुम भी वही गलती दोहराना चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने तो तुम्हें छोड़ने का इरादा किया था, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी। रात गुजरती गई। अर्जुन ने मुझे खाने के लिए पकाया। हम दोनों खामोशी से खाना खाते रहे। मैंने सोचा ये शख्स दरअसल बहुत तन्हा है। नफरत ने उसके दिल को जला दिया है। तुम्हारी बहन का नाम क्या था? मैंने पूछा। सपना। उसकी आवाज़ कांप गई। वो बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारी तरह। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। वो हैरान हुआ। तुम डरती नहीं? तुमसे नहीं, मैंने कहा, तुम्हारे दर्द से डरती हूँ। उस रात हमने बहुत सी बातें की। मैंने अपने भाई के बारे में बताया, उसकी खुदगर्जी के बारे में। अर्जुन ने अपनी बहन की यादें शेयर की। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातों में नफरत कम होने लगी। सुबह हुई तो अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ने ले चलता हूँ। मगर जब गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। आलिया, मुझे अफसोस है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे वालिदैन से मिलते हैं। घर में दाखिल होते ही मेरी माँ दौड़ती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। मेरे वालिद ने अर्जुन को देखा तो पूछा, ये कौन है? मैंने सारा वाकया सुनाया। मेरे भाई का चेहरा फक हो गया जब उसने सपना का नाम सुना। अर्जुन ने मेरे भाई से कहा, तुमने मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी, मगर मैंने तुम्हारी बहन को तकलीफ नहीं दी। मैंने अर्जुन का हाथ थाम लिया। मैं अर्जुन से मोहब्बत करती हूँ।
सब खामोश हो गए। मेरे वालिद ने गहरी सांस ली। तुम दोनों ने जो किया वो गलत था, मगर अगर तुम सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो। अर्जुन ने मेरे वालिद के कदमों में हाथ जोड़े। मैं आलिया की हिफाजत करूंगा हमेशा। कुछ महीने गुजर गए। अर्जुन और मैं अक्सर मिलते। हमारी मुलाकातों में नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली। एक दिन अर्जुन ने कहा, आलिया, मैं तुम्हारे घर वालों से इजाजत लेना चाहता हूँ। मैं हैरान हुई, कैसी इजाजत? शादी की, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे भाई ने मुखालफत की। मैं अपनी बहन की शादी अपनी बहन के कातिल के भाई से नहीं होने दूंगा। मैंने अपने भाई को समझाया, तुमने जो किया वो गलत था, अब हम इस गलती को मोहब्बत से दुरुस्त कर सकते हैं। आखिरकार सबने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां होने लगी। एक दिन अर्जुन मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे एक कमरा दिखाया जहाँ सपना की तस्वीरें थीं। मैंने हमेशा इस कमरे को बंद रखा था, उसने कहा, मगर आज मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बहन को जानो। मैंने तस्वीरों में सपना को देखा। वो वाकई खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। मुझे अफसोस है, मैंने कहा, तुम्हारी बहन के लिए। अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया। अब तुम मेरी जिंदगी हो। शादी वाला दिन करीब आया तो एक अजीब वाकया पेश आया। मेरा भाई घर से गायब हो गया। हम सब परेशान हुए। 3 दिन बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक लड़की थी। ये मेरी मंगेतर है, उसने कहा। मैंने सोचा कि शायद ये तरीका मेरी गलतियों की तलाफी का है। वो लड़की सपना जैसी थी। मैंने देखा कि अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनकर सजा तो अर्जुन ने मुझे देखकर कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। हमारी शादी हुई। मेरे भाई की मंगेतर भी हमारी तकरीब में शामिल थी। मैंने देखा कि अर्जुन ने उससे बात की। वो मुस्कुरा रही थी। रात को जब हम अकेले हुए तो अर्जुन ने कहा, मैंने उस लड़की से माफी मांगी, उसने माफ कर दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब हमारा नया सफर शुरू होता है। कुछ साल गुजर गए। हमारी एक बेटी हुई जिसका नाम हमने सपना रखा। मेरे भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी के साथ खुश था। एक दिन अर्जुन मुझे वापस उस फार्म हाउस में ले गया जहाँ उसने मुझे पहली बार लाया था। यहाँ सब कुछ बदल गया है, मैंने कहा। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, हमारे दिल भी। उसने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। मैंने खोला तो उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। ये मेरी माँ की थी, उसने कहा। वो चाहती थी कि मैं इसे अपनी बीवी को दूं। मैंने अंगूठी पहनी। वो बिल्कुल फिट थी। अब ये फार्म हाउस हमारी मोहब्बत की निशानी है, अर्जुन ने कहा। यहाँ से हमारी दास्तान शुरू हुई थी। हम दोनों बाहर निकले और खेतों में चहलकदमी करने लगे। हवा में खुशबू थी, परिंदे चहचहा रहे थे। तुमने मुझे माफ कर दिया, अर्जुन ने कहा। तुमने मुझे नफरत से मोहब्बत की राह दिखाई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत हमेशा नफरत पर गालिब आती है। हम वहाँ कुछ दिन रहे। हर रोज नई कहानी, नई यादें। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने कहा, आलिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत में माफी, हमदर्दी और समझबूझ होती है। रात को हम छत पर बैठे सितारे देख रहे थे। अर्जुन ने अपना बाजू मेरे कंधे पर डाला। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, मैंने कहा। हमारी बेटी सपना ने हमें आवाज दी। वो छत पर आई और हमारे दरमियान बैठ गई। अम्मी, अब्बा, मैं भी सितारे देखूंगी, उसने कहा। हम तीनों इकट्ठे बैठे रात के आसमान को देखते रहे। मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी वाकई खूबसूरत है। मोहब्बत ने हमें जोड़ा, नफरत ने हमें अलग करने की कोशिश की, मगर हमारी मोहब्बत मजबूत थी। अर्जुन ने मुझे देखा। शुक्रिया आलिया, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। शुक्रिया अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया कि दिल की गहराइयों में मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। और फिर हमने एक दूसरे के हाथ थामे अपने मुस्तकबिल की तरफ देखा। हम जानते थे कि अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए इकट्ठे हैं। नफरत की कहानी मोहब्बत की दास्तान बन चुकी थी और ये दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। आज की कहानी इंसानी जज्बात की उन गहराइयों में लेकर जाएगी जहां मोहब्बत और जिम्मेदारी के दरमियान जंग होती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैं ज़ैनब, मेरी उम्र 18 बरस है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। हमारे घर में मेरे वालिदैन के अलावा मेरे नाना नानी भी रहते हैं। मेरी वालिदा बहुत सादा और पुरानी सोच की खातून हैं, जिनका बेशतर वक्त घर की देखभाल और इबादत में गुजरता है। मेरे वालिद एक ताजिर हैं जो अपना कारोबार संभालते हैं। एक रात की बात है, हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए थे कि अचानक मुझे अपने वालिदैन के कमरे से आवाज़ें आईं। वो आपस में बहस कर रहे थे। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने कभी उन्हें बहस करते नहीं देखा था। मेरा कमरा उनके कमरे से मुत्तसिल था। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि देखूं आखिर मसला क्या है। मेरे कमरे की एक खिड़की उनके कमरे में खुलती थी। मैंने आहिस्ता से चलकर खिड़की के पास जाकर झांका। अंदर का मंजर देखते ही मेरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने कभी अपने वालिदैन को इस तरह करीब नहीं देखा था। मेरी माँ शर्म से नज़रें छुपा रही थीं और मेरे वालिद उन्हें तसल्ली दे रहे थे। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। मैंने कभी ऐसा जज्बाती मंजर नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने लाइट बंद कर दी और मैं अपने बिस्तर पर वापस आ गई। मगर अब मेरी आंखों के सामने वही मंजर था। रात भर मेरी नींद उड़ी रही। सुबह जब मैं उठी तो वही तस्वीर मेरे जहन में घूम रही थी। मैंने नहा धोकर तैयार होने की कोशिश की, मगर जहन पर काबू ना पा सकी। नाश्ते की मेज़ पर मेरे वालिद मौजूद थे। मैंने उन्हें सुबह बखैर कहा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
उनकी मुस्कान में एक नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। बेटा, आज स्कूल के लिए तैयारी कर लो, मेरी माँ ने कहा। मैंने जवाब दिया, अम्मी आज बस जल्दी चली गई है, क्या अब्बा मुझे छोड़ने चल सकते हैं? मेरे वालिद ने हामी भर ली। कार के बजाय स्कूटर पर जाने का फैसला हुआ। रास्ते में मैंने कहा, अब्बा मुझे सर्दी लग रही है। उन्होंने स्कूटर रोका और मुझे अपने करीब बिठा लिया। उनकी कुर्बत ने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया। स्कूल पहुंचकर मैंने उन्हें अलविदा कहा, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ ही रहूं। पूरा दिन स्कूल में मेरा जहन भटकता रहा। मैं अपने जज्बात को समझ नहीं पा रही थी। शाम को घर वापस आई तो घर में सिर्फ नाना नानी थे। वालिदा कहीं गई हुई थी और वालिद दफ्तर में थे। मैं अपने कमरे में लेट गई और सोचने लगी, क्या ये जज्बात दुरुस्त है? क्या मैं जो महसूस कर रही हूँ वो फितरी है? मैं एक उलझन में पड़ गई। शाम को जब मेरे वालिद घर आए तो मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, ज़ैनब आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अब्बा की आमद पर सब खुश होते हैं। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया तो मैं किचन में चली गई। जब मैं चाय बना रही थी तो वो किचन में आ गए। हम कुछ देर मामूली बातों में मसरूफ रहे, मगर मुझे महसूस हुआ कि हमारे दरमियान एक नई किस्म की कुर्बत पैदा हो रही है। रात के खाने के बाद मेरे वालिद ने कहा, चलो बेटा थोड़ी सैर कराएं। हम दोनों घर से निकले और एक पार्क की तरफ चल पड़े। रात का वक्त था, हवा में खुनकी थी। पार्क में हम एक बेंच पर बैठ गए। ज़ैनब, तुम पढ़ाई में कैसी हो? उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, अच्छी हूँ अब्बा, मगर आजकल दिल नहीं लगता। क्यों, क्या मसला है? उनकी आवाज़ में फिक्र थी। मैंने अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने की कोशिश की। अब्बा, कभी कभार ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी बहुत पेचीदा हो गई है। जज्बात, ताल्लुकात, सब कुछ उलझा हुआ लगता है। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटी, जिंदगी हमेशा से पेचीदा रही है। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी है और सही रास्ता चुनना है। हम कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, फिर मैंने हिम्मत करके कहा, अब्बा क्या आप कभी उलझन में पड़े हैं? वो मुस्कुराए। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी उलझन में पड़ता है। मुहिम यह है कि हम उस उलझन से कैसे निकलते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। हम घर वापस आए। मेरी वालिदा हमें देखकर खुश हुई। कहाँ थे इतनी देर? उन्होंने पूछा। पार्क में सैर कर रहे थे, मेरे वालिद ने जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में मेरे और मेरे वालिद के दरमियान एक नई तरह का रिश्ता उस्तवार होने लगा। हम अक्सर बातचीत करते, एक दूसरे के ख्यालात सुनते, मगर मेरे दिल में जो उलझन थी वो दूर न हो सकी। एक दिन मेरी वालिदा अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैं और मेरे वालिद घर पर अकेले थे। वो लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे और मैं अपनी किताब लिए बैठी थी। अचानक उन्होंने कहा, ज़ैनब तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। मैं चौंक गई। शादी? अब्बा मैं अभी बहुत छोटी हूँ। तुम्हारी उम्र 18 साल हो चुकी है, उन्होंने कहा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और फिक्र थी। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरी खुशी के लिए फिक्रमंद है। अब्बा, मैंने हल्के से कहा, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो मुस्कुराए। बेटी तुम मेरी जान हो, तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उस रात मैं सो न सकी। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे दिल में जो जज्बात हैं वो दुरुस्त नहीं है, मगर मैं उन पर काबू नहीं पा सकी। अगले दिन मैंने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। शाम को जब वो किचन में खाना बना रही थी तो मैं उनके पास गई। अम्मी, मैंने हल्के से कहा, कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी बहुत पेचीदा होती जा रही है? वो मुस्कुराई। बेटी, जिंदगी हमेशा से पेचीदा रही है, मगर हम औरतें हर मुश्किल का मुकाबला करना जानती हैं। अम्मी, मैंने हिम्मत करके कहा, अगर किसी के दिल में कोई उलझन हो, कोई ऐसा जज्बा हो जो फितरी ना हो, तो वो क्या करे? मेरी माँ ने खाना चूल्हे पर से उतारा और मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। बेटी, हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ऐसे जज्बात आते हैं जो फितरी नहीं होते। मुहिम ये है कि हम उन पर काबू पाएं, हम अपनी सोच को सही रास्ता दिखाएं। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों तक मैंने अपने आप से जंग की। मैंने अपने जज्बात को समझने की कोशिश की। एक रात जब मैं सो नहीं पा रही थी, मैंने अपने वालिद के कमरे की तरफ देखा। मेरी माँ बीमार थी और वो उनकी देखभाल कर रहे थे। मैंने देखा कि वो कितनी मोहब्बत से मेरी माँ का ख्याल रख रहे हैं। उनके हाथों में नरमी थी, आवाज़ में शफकत थी। इस मंजर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने महसूस किया कि मैं जो कुछ महसूस कर रही हूँ वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक उलझन है। मेरे वालिद मुझसे एक बाप की तरह मोहब्बत करते हैं और मुझे भी उनसे बेटी की तरह मोहब्बत करनी चाहिए। अगले दिन मैंने अपने वालिद से बात करने का फैसला किया। शाम को जब वो घर आए तो मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। अब्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो बैठ गए। क्या बात है बेटा? अब्बा, मेरी आवाज़ कांप रही थी। कुछ दिनों से मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मगर आज मैं समझ गई हूँ। उन्होंने मेरी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। बेटी, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। मैंने आंसुओं को रोकते हुए कहा, अब्बा, आप मेरे सबसे अजीज हो, आप मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान हो, मगर मैंने समझ लिया है कि मैं आपसे बेटी की तरह मोहब्बत करती हूँ और यही सही है। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा। ज़ैनब, तुम बहुत समझदार हो, तुमने सही फैसला किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बेटी की तरह। इस दिन के बाद से मेरे दिल की उलझन दूर हो गई। मैंने अपने आप को समझ लिया था। मैं अपने वालिद से बेटी की तरह मोहब्बत करती थी और यही फितरी था। कुछ महीने गुजर गए। मेरी पढ़ाई पर मैंने पूरी तवज्जो दी। मेरे वालिद ने मेरी हौसला अफजाई की। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, शादी के बाद भी कर सकूंगी। मेरे वालिद ने मेरा साथ दिया। हाँ, पहले पढ़ाई पूरी कर ले। आखिरकार मेरी शादी हुई एक अच्छे लड़के से।
मेरे वालिद ने मेरी शादी में बहुत खुशी महसूस की। जब मैं रुखसत होने लगी तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, हमेशा खुश रहना, उन्होंने कहा। मैंने उनके कदमों को छुआ। आपकी दुआओं से हमेशा खुश रहूंगी। आज जब मैं अपने घर में अपने शौहर और बच्चों के साथ खुश हूँ तो मुझे अपने वालिदैन की मोहब्बत याद आती है। मुझे एहसास होता है कि जिंदगी में कभी कभी हम उलझन में पड़ जाते हैं, मगर अगर हम अपने दिल की गहराई में झांकें तो हमें सही रास्ता नजर आ जाता है। मेरे वालिद आज भी मुझसे बेटी की तरह मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे बेटी की तरह मोहब्बत करती हूँ। यही फितरी है, यही सही है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हमें कभी कभार रुक कर अपने आप को समझना पड़ता है, और जब हम खुद को समझ लेते हैं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। आज की दिलचस्प और सबक आमोज कहानी के लिए आप सबका दिल से खैर मकदम है। ये कहानी मोहब्बत, फरेब और पछतावे के उन गहरे जज्बों को छूती है जो हर नौजवान दिल में कहीं छुपे होते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारा दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी ही पुरअसर कहानियों से जुड़े रहें। वो हुआ भी क्या ज़माना था। मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब की मानंद गुजर रही थी। मैं रोशन, अपनी क्लास की चमकती हुई सितारा थी। मेरा नाम ज़ैनब था। मेरे वालिद जनाब अहमद दूर कोरिया में एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर थे। हमारे घर में मेरे मामू जान फ़ारूक और उनकी अहलिया खाला फौजिया हमारे साथ रहते थे। मामू जान का कोई बाकायदा कारोबार ना था और अल्लाह ने उन्हें औलाद से सरफराज नहीं किया था। वही मुझे कॉलेज छोड़ने लेने आते, घर के छोटे मोटे काम निभाते। ये मार्च का आखिरी हफ्ता था जब अब्बू कुछ महीनों की छुट्टी पर घर आए। उन्होंने मेरे लिए एक नया स्मार्टफोन ला कर दिया। मैं वालिदैन की इकलौती औलाद थी, उनकी आंखों का तारा। फ़ोन लाने का मकसद ये था कि वो मैसेंजर और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे और अम्मी से जुड़े रहें। अब्बू ने ही मुझे कॉल करना, मैसेज भेजना सिखाया। अब्बू के वापस जाने के बाद फ़ोन मेरा पसंदीदा मशगला बन गया। कॉलेज में मेरी सबसे करीबी सहेली सना थी। वो भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत फाल थी। इसी के कहने पर मैंने भी फेसबुक पर अकाउंट बनाया। मेरे दोस्तों की फहरिस्त में अजनबी भी शामिल होने लगे। उन्हीं में से एक नाम शाहिद भी था। शाहिद हमारे ही कॉलेज का तालिब इल्म था, सना का दोस्त था। शाहिद इसी की तरगीब पर उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि मेरा फेसबुक नाम असली नहीं था। शाहिद ने कुछ अर्सा पहले मुझसे दोस्ती का इजहार किया था, लेकिन मैंने बार बार इनकार कर दिया था। फिर वो कुछ दिनों के लिए दूर हो गया था, दूसरी लड़कियों में मसरूफ नजर आता था। सना मुझसे 6 माह छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। रातें हमारी लंबी लंबी चैट्स में गुजरने लगीं। एक रात इतवार की छुट्टी थी। मैं अपने कमरे में अम्मी के पास लेटी हुई थी। हेडफोन लगाए सना का मैसेज सुन रही थी और टाइप करके जवाब दे रही थी। नींद के बादल छाने लगे तो मैंने भी सुलाने का कह दिया। अगली सुबह कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा था। आखिरी घंटी बज चुकी थी। तमाम तुलबा चले गए थे। मैं आहिस्ता से अपना सामान समेट रही थी। सर राशिद अपनी कुर्सी पर बैठे फ़ोन देख रहे थे। मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक आवाज़ आई, ज़ैनब। मैं चौंक कर मुड़ी। सर राशिद ने मेरी तरफ हैरत से देखा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? नहीं ज़ैनब बेटा, मैंने नहीं बुलाया, सर राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सर हिलाया और बाहर निकल आई। दिल की धड़कन तेज थी। मामू जान गेट पर पहले ही से इंतजार कर रहे थे। बेटा आज कैसी हो? चेहरा जर्द सा लग रहा है। कुछ ठीक नहीं मामू जान, सर दर्द है। रात को अम्मी ने बुखार महसूस किया तो डॉक्टर के पास ले गई, दवा दी और फ़ोन लेकर मुझे सुलाने चली गई। अगले 2 दिनों में सना ने बार बार कहा, ज़ैनब शाहिद तुमसे बात करना चाहता है, एक बार बात कर लो। मैंने कहा ठीक है, सोचती हूँ। फिर जब फ़ोन उठाकर देखा तो वाकई शाहिद के कई मैसेजेस थे। मैंने हाई लिख भेजा, फ़ौरन जवाब आया। सना ने बता दिया होगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ैनब, तुम मेरी ज़िंदगी का मकसद हो। अब हमारी रोज़ाना बातचीत होने लगी। शाहिद भी बेताब था। उसने कसम खा ली थी कि वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। मेरी आंखों में शाहिद के सिवा कुछ न था। लेकिन रास्ते में बहुत सी रुकावटें थीं। हम दोनों जज्बात की रो में बहते जा रहे थे, बगैर सोचे समझे। एक रोज़ शाहिद ने कहा, ज़ैनब हम लव मैरिज कर लेते हैं। मैंने पूछा कैसे? जैसे ही मेरे पास कुछ रकम जमा हो जाएगी हम यहाँ से दूर किसी गाँव में चले जाएंगे। मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है, अरशद, वो हमारी मदद करेगा। वहाँ जाकर शादी कर लेंगे, अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेंगे। मैंने बगैर कुछ सोचे हाँ कह दी। कराची जैसे बड़े शहर से बाहर मैं कभी गई ना थी। टीवी पर दिखाए जाने वाले गाँव की सादा पुरसुकून जिंदगी ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। अगले हफ्ते भर शाहिद मुझे ऐसे ख्वाब दिखाता रहा जो बहुत आसान महसूस होते थे। मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब घर की कोई चीज़ अच्छी न लगती थी। वालिदैन की बातें भी बोझ लगने लगी थी। मैं जल्दी से जल्दी शाहिद के साथ जाना चाहती थी, लेकिन शाहिद के पास अभी इतनी रकम ना थी। वो कहता, इतनी रकम ज़रूरी है कि हम वहाँ एक छोटा सा मकान ले सकें। एक दिन अलमारी से कुछ कपड़े निकालते हुए मेरी नज़र एक डब्बे पर पड़ी। डब्बा बंद था। मैंने खोला तो उसमें गत्ते के लिफाफों में नोटों के पैकेट थे। अबू कोरिया से जो रकम भेजते वो यहीं रखी जाती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डब्बा बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई। बहुत देर तक सोचती रही। फिर यकीन हो गया कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ये रकम भी तो आखिर मेरे लिए ही है। मैं इसे अपनी खुशियों पर खर्च कर सकती हूँ। शाहिद भी तो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। फ़ोन उठाया तो शाहिद का मैसेज आया था।
ज़ैनब, मैंने घर से कुछ रकम ली है, बस थोड़ी सी और ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन लिखा, कितनी चाहिए? तकरीबन 5 लाख, फिर हमारा घर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तैयार रहो। अगले दिन अम्मी खाला फौजिया के साथ डॉक्टर के पास गई हुई थीं। मामूजान बाजार गए हुए थे। मैंने शाहिद को कॉल की, आ जाओ। मैंने जल्दी से अलमारी खोली, नोटों के पैकेट निकाले। अम्मी का जेवर जो उन्होंने मेरी शादी के लिए रखा था वो भी एक शाल में लपेट लिया। अपने कपड़ों का एक छोटा सा बैग तैयार किया। शाहिद की कॉल आई, टैक्सी पर हूँ, 5 मिनट में गली के मोड़ पर पहुंच जाओ। मैंने अपना फ़ोन बंद करके अम्मी के तकिए तले रख दिया। खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। गेट से बाहर निकली तो एक टैक्सी रुकी। शाहिद ने हाथ हिलाया। मैं पीछे की सीट पर जा बैठी। अब हम दोनों एक सफ़र का आगाज़ कर चुके थे, एक ऐसा सफ़र जो हमेशा की साथी बनने का वादा लेकर चला था। सोहराब कोट के बस अड्डे पर शाहिद ने रहीम यार खान जाने वाली बस का टिकट लिया। दिन के 3 बजे थे जब बस ने सफ़र शुरू किया। शहर से बाहर का नज़ारा मेरे लिए बिल्कुल नया था। हरी भरी फसलें, खुले मैदान, दिल बाग बाग हो रहा था। एक चेक पोस्ट पर पुलिस वाले ने बस रोकी। वो हमारे पास आकर खड़ा हो गया। आप कौन हैं? शाहिद ने पुरएतमाद लहजे में कहा। ये मेरी रिश्तेदार हैं, हम रहीम यार खान में अपने मामू के यहाँ जा रहे हैं। पुलिस वाले ने शाहिद का आईडी देखा और आगे बढ़ गया। शाहिद मुसलसल अपने दोस्त अरशद से फ़ोन पर बात करता रहा। मैंने पूछा, ये नया फ़ोन कब लिया? उसने बताया, कुछ दिन पहले। सिम भी अरशद के नाम पर है, उसी से बात करता हूँ। मैंने अपना फ़ोन घर ही छोड़ दिया है। मैंने भी अपने फ़ोन से तमाम चैट्स डिलीट कर दी थी। हम मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाम के साए गहरे होने लगे। रात के पहर हम एक छोटे से कस्बे में उतरे। यहाँ से एक कच्ची सड़क एक तरफ जाती थी। एक बोर्ड लगा था लेकिन अंधेरे में कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। एक आदमी सर पर रुमाल लपेटे एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। ये अरशद था। उसने शाहिद से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हम मोटरसाइकिल पर बैठ गए। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम एक वीरान से कच्चे मकान के सामने रुके। आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नजर न आती थी। मकान में एक कमरा था, एक कोने में बने हुए बाथरूम के सिवा। दूसरे कोने में एक बड़ा सा वृक्ष था जिसके नीचे 2 चारपाइयां बिछी थीं। एक पुराना पंखा बैटरी से चल रहा था। अरशद ने बैटरी से तार जोड़ी तो एक बल्ब भी रोशन हो गया। अरशद लंबा मजबूत जिस्म का मालिक था। उम्र 40 के करीब लगती थी। उसने एक टिफिन खोला, खाना खा लो। हमने खाना खाया। अरशद ने पूछा, मकान के मुतालिक क्या सोचा है? मैंने कहा, हम अपना छोटा सा मकान लेना चाहते हैं। शाहिद ने रकम और जेवर का थैला अरशद के हवाले कर दिया। अम्मी का सारा जेवर मैं साथ ले आई थी। कुछ देर बातचीत के बाद अरशद जाने लगा। उसने जेवर वाला थैला उठा लिया था। आप लोग आराम करो, यहाँ कोई नहीं आता। कल से शाहिद मेरे साथ फर्नीचर की दुकान पर काम पर चला जाएगा। मैंने बात कर रखी है। पहले रोजगार का बंदोबस्त हो जाए, फिर मकान ढूंढते हैं, फिर किसी मौलवी साहब को बुलाकर निकाह पढ़वा देंगे। अरशद के जाने के बाद शाहिद बोला, मैं अरशद से कुछ बात करके आता हूँ, तुम आराम करो। मैंने हाँ कह दी। मैं थक चुकी थी। एक चारपाई पर लेट गई। काएं काएं करती चिड़ियों की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। अंधेरा छट रहा था। मैं उठी, बाथरूम गई। वहाँ हाथ का पंप लगा था। मैंने पहली बार हैंड पंप चलाया। कंधों में दर्द उठा। 8 बजे अरशद आ गया। नाश्ता साथ लाया था। शाहिद भी नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ते के बाद अरशद बोला, शाहिद को मैं काम पर ले जा रहा हूँ ताकि आपके मामला जल्द से जल्द तय हो सके। तुमने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब वापसी का रास्ता मुश्किल है। इस नई जिंदगी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शाहिद खामोश रहा, कुछ उदास नजर आ रहा था। अरशद उसे साथ ले गया और लकड़ी के बने दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं उस बड़े दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठी सोचने लगी। अब मेरे जहन में सवालात जन्म ले रहे थे। ये वीरानी, ये तन्हाई, क्या वाकई यही वो ख्वाब था जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। अरशद वापस आ गया था, अब अकेले। उसने दरवाज़ा बंद किया और संजीदा चेहरे के साथ मेरे करीब आकर बैठ गया। परेशान तो नहीं हो? मैं मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, अरशद का काम तय हो गया है। तुमने उस पर बहुत बड़ा एतमाद करके गलती की है। बहरहाल अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अरशद ने चारपाई पर बैठे हुए कहा, ज़रा मेरे लिए पानी ला दो। मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। वही लहजा, वही नजरें। मैं समझ गई कि अरशद की दोस्ती की हकीकत क्या है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने पानी का ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। उसने पानी पिया और कुछ देर बाद चला गया। ताला फिर कायम था। अब हमें यहाँ आए 28 दिन हो चुके थे। अरशद शाहिद को काम पर छोड़ने के बाद वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था। दोनों हंसते बोलते आए। अरशद ने बताया, ये शाहिद के उस्ताद हैं, फर्नीचर का काम सिखाते हैं। अरशद ने गर्म दूध लाने को कहा। मैं मोटरसाइकिल से दूध की बोतल उतार कर अंदर ले आई। दिल में खदशा घेर कर रहा था। ये शख्स क्यों आया है? मैंने दूध के ग्लास उनके सामने रखे। मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जाकर घर का सामान ठीक कर लूँ। रात को शाहिद आया तो वो बहुत थका हुआ, मायूस नजर आ रहा था। ज़ैनब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। 2 माह गुजर गए। अरशद ना तो मकान ढूंढ रहा है, ना ही रकम और जेवर की बात करता है। मैंने कहा, शाहिद कल हम इससे कहते हैं कि हमारा माल वापस दे दो। फिर कहाँ जाएंगे? बस यहाँ से निकल जाएंगे, फिर देखेंगे। इस रात में सो ना सकी। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। सुबह हम जल्दी उठ गए। शाहिद बोला, मैं आज काम पर नहीं जाता। अरशद से अपना सब कुछ वापस लेकर निकलते हैं। अरशद के आते ही शाहिद ने कहा, अरशद मकान का क्या हुआ? अरशद चंद लम्हे खामोशी से हमें घूरता रहा। फिर बोला, मकान का मामला हो चुका है, 1 हफ्ता लगेगा। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि रकम और जेवर लेकर वापस अम्मी अबू के पास चली जाऊंगी। माफ़ी मांग लूंगी, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। हफ्ता गुजर गया। अरशद ने कोई बात ना की। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागी। आज मैं उन कच्ची दीवारों से आज़ादी का ख्वाब देख रही थी। अरशद 9 बजे आया। शाहिद जल्दी करो, मैं तुम्हें काम पर पहुंचा दूं। मैं सर झुकाए बैठी थी। शाहिद ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, अरशद मकान का क्या हुआ?
हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें हमारा जेवर और रकम वापस दे दो, हम वापस कराची जा रहे हैं। अरशद का चेहरा यकसर तब्दील हो गया, सख्त हो गया। कराची जाना चाहते हो? यहीं रहो, वापस जाकर क्या करोगे? तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मार डालेंगे। मैंने पहली बार सर उठाया। शाहिद ठीक कह रहा है, हम घर वापस जा रहे हैं। अरशद कुछ देर हैरत से देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट खिली। फिर भी सोच लो। हमने सोच लिया है, यही हमारा फैसला है, शाहिद ने टट कर कहा। अरशद का लहजा यकायक बदल गया, आवाज़ में लोहे की सख्ती आ गई। कौन सा जेवर, कौन सी रकम? वो तो तुम्हारे यहाँ रहने खाने पीने का खर्च था, हिसाब बराबर हो चुका है। अगर जाना चाहते हो तो अभी इस दरवाजे से निकल जाओ, लेकिन याद रखना जेब में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। शाहिद ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन अरशद की लहजे की सख्ती ने हम दोनों को डरा दिया। हम समझ चुके थे कि हम एक बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। अरशद ने हमें घसीटकर बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। हम दोनों खाली हाथ एक अजनबी वीरान सड़क पर खड़े थे। न सर पर छत, न जेब में पैसा, न आंखों में वो मोहब्बत, सिर्फ भूख, सर्दी और एक गहरा पछतावा था। मैंने शिद्दत से महसूस किया कि वालिदैन की नाफरमानी और घर से चोरी करके भागने का अंजाम जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। हमने अपनी अना की खातिर अपनी इज्जत को पांव तले रौंद डाला था। आखिरकार रोते हुए एक दुकानदार की मदद से हमने घर फ़ोन किया। अम्मी की आवाज़ सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वालिदैन ने हमें वापस तो कबूल कर लिया, लेकिन वो इज्जत, वो वक़ार, वो एतमाद जो कभी मेरी पहचान था, हमेशा के लिए खो चुका था। घर वापसी पर भी मैं एक अजनबी सी थी, अपनी ही नज़रों में गिरी हुई। मोहब्बत का जज्बा पाकीज़ा होता है, लेकिन जब ये जज्बा वालिदैन की दुआओं, उनकी ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ हो और बेसब्री में अंधेरे रास्ते इख्तियार करे, तो इसका अंजाम अक्सर अंधेर ही होता है। घर की छत, वालिदैन का साया, यही वो पनाहगाहें हैं जो ज़िंदगी के तूफ़ानों से बचाती हैं। हमेशा इनकी